हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टेम्परेचर कोफिशिएंट, आर्हेनियस इक्वेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिस्कस किया था। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को वहीं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट करता हूँ और फिर हम लोग इस वीडियो में वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था कि हमारे पास जो रेट लॉ है, रेट लॉ दैट मीन्स R इज इक्वल टू K A की पावर X एंड B की पावर Y। तो अगर मैं x प्लस वाई यहाँ पर सम करता हूँ दैट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब क्या है कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टर्म की जो पावर है उनका सम अगर कर दिया जाए तो हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा किसी रेट लॉ में। रेट लॉ या तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा या आप लोगों को उससे संबंधित डेटा दिया जाएगा या पर्टिकुलर बता दिया जाएगा कि दिस रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए या फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। हम लोग रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को देखकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्लास 12th में दो ऑर्डर हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आज जो बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑर्डर है हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि किसी रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म की पावर जीरो पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ए गिव्स आउट प्रोडक्ट, कुछ इस तरह से एक रिएक्शन है। तो अगर इस रिएक्शन के लिए हम लोग रेट लॉ बनाते हैं, हम लोग जानेंगे रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली हमको निकालना पड़ता है। तो R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर जीरो। रेट लॉ में जो पावर है उसको ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो रेट लॉ है, रेट लॉ फॉर दिस जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या बन जाएगा, R इज इक्वल टू K A की पावर जीरो। हम लोग जानते हैं किसी की पावर जीरो हो तो उसकी बेस वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। दैट मीन्स R इज इक्वल टू K। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, R इज इक्वल टू K। देखिए आप लोग कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन आर इक्वल, आर सेम। दैट मीन्स जो यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की होगी वही यूनिट स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन की भी होगी। इसको हम लोग आगे चल के एक नोट में लिखवाएंगे, ठीक है। तो आपके पास रेट लॉ बन गया। अच्छा, यहीं पर अगर मैं डिफरेंशियल रेट लॉ लिखूं, डिफरेंशियल रेट लॉ क्या है, देखिए डिफरेंशियल रेट लॉ मतलब डिफरेंशिएशन की फॉर्म में। आप लोग जानते होंगे जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। तो देखिए, डिफरेंशियल रेट लॉ का सिंपल सा मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशियल रेट लॉ इस तरह से आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर माइनस इसीलिए लिखा है बिकॉज द कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग सिंपली, और रेट ऑफ रिएक्शन तो पॉजिटिव ही होता है। नेगेटिव का सिग्निफिकेंस केवल इतना है कि कंसंट्रेशन इज सोन एज इट इज डिक्रीजिंग। चलिए देखिए, ये भी रेट लॉ है और ये भी यहां पर ये रेट ऑफ रिएक्शन है और ये भी यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन है। दैट मीन्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम इक्वल कर सकते हैं। तो मैं यहां लिख लेता हूं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू K। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया हमने, तो दिस R इज इक्वल टू K
और दिस आर इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने इन दोनों को कंपेयर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर के इंटू डी टी। अब ये डी टी क्या है, वही विद रिस्पेक्ट टू टाइम या टाइम टेकन जो भी है, इनिशियल टाइम इज फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, टाइम टेकन जो भी है। तो देखिए यहाँ पर ये है डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन। हम लोग इसको करते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब है छोटे छोटे को हमें बड़ा जोड़कर दिखाना है। तो टेकिंग इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, on both side, taking integration on both side। देखिए तो देखिए ये बन जाएगा माइनस ए इज इक्वल टू, जब हम लोग इसको लिखेंगे, इसको इंटीग्रेट करते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं, के कांस्टेंट है और ये बन जाएगा dt। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बिकम a और इट विल बिकम k, डेल्टा t को इंटीग्रेट करेंगे तो t, और यहाँ पर इट इज अ टाइप ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा दैट इज इक्वल टू c। तो हमारे पास ये माइनस यहाँ पर है, माइनस a इज इक्वल टू के टी प्लस सी। दिस इज इंटीग्रेशन फॉर्म। हमने जब इस डिफरेंशिएशन फॉर्म को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये कुछ डेटा आ गया। अब हमें यहाँ पे इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। देखिए डेरिवेशन आप लोगों के यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगा, हमको डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखना है। मैं इसीलिए करा देता हूँ कि फॉर्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं पड़े, नहीं तो बोलेंगे कि भाई ये फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे आ गया। तो हमको डेरिवेशन में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। तो देखिए एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, टी इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है कि इनिशियल, इसका मतलब है इनिशियली, जब हमने रिएक्शन सिंपल स्टार्ट ही की है। जैसे ये मेरे पास ए गिव्स आउट प्रोडक्ट है, तो इनिशियली टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे केवल रिएक्टेंट ही तो प्रेजेंट होगा, प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं होगा। आफ्टर सम टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, तब कुछ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बनेगी। मैं यहाँ पर एक बार आपको और ये चीज़ दिखाऊंगा अभी। देखिए तो t इज इक्वल टू ज़ीरो दैट मीन्स इनिशियली, तो a क्या बन जाएगा, a विल बिकम a0 इनिशियल कंसंट्रेशन, और k इंटू टी मतलब k इंटू ज़ीरो प्लस सी। तो आपके पास c बराबर कितना आ गया, माइनस a0, ये आ गया। अब हम लोग लिखते हैं एट टाइम t, एट टाइम t इट विल बिकम माइनस at इज इक्वल टू kt प्लस c। पुट द वैल्यू ऑफ c, पुट द वैल्यू ऑफ c, हम लोगों को इस इक्वेशन में c की वैल्यू डालनी है। तो माइनस at इज इक्वल टू kt और c की जगह क्या लिख देंगे, माइनस a0। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, a के टर्म को एक तरफ लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस at प्लस a0 बराबर kt, या हम लोग ऐसे कर लें, इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस at यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, इट विल बिकम a0 माइनस kt, माइनस से माइनस कैंसिल, हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई at इज इक्वल टू a0 माइनस kt। इट इज द फॉर्मूला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। चाहे कंसंट्रेशन को बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, उसके रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूले को फर्दर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बहुत सिंपलर फॉर्म में मैंने आप लोगों को कराया है, अगर आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, अदरवाइज आप लोग सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं। वहाँ पर at, a0 और kt क्या है मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। वेयर at
concentration of reactant at time t. A0 concentration of reactant initially, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर जो कंसंट्रेशन है, k इज रेट कांस्टेंट एंड t इज टाइम टेकन. दीज आर दी सिंबल टाइम टेकन. तो देखिए AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, इस फॉर्मूले को ही आप लोग याद रखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं. अब देखिए मैं इस इक्वेशन का, इस फॉर्मूले का एक ग्राफ बनाता हूं. देखिए फॉर्मूला है हमारे पास उधर, इसी को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूं. T इज इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन है A0, तो प्रोडक्ट की क्या होगी कंसंट्रेशन अभी 0. आफ्टर टाइम t या एट टाइम t इसकी कंसंट्रेशन हो गई 80, तो डेफिनेटली इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन होगी A0 माइनस 80. A0 में से जितना कम हुआ होगा वही तो यहाँ पे बना होगा, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये फाइनल बची हुई कंसंट्रेशन, तो इसमें से जितना खर्च हो गया उतना ही तो प्रोडक्ट बना होगा. और सिंपलर फॉर्म में देख लो, मान लीजिए इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है A और आफ्टर सम टाइम प्रोडक्ट बन गया X, तो डेफिनेटली AT किसके बराबर हो गया, A माइनस X के बराबर हो गया. आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा. तो देखिए A0 इनिशियल कंसंट्रेशन है, AT द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t समय बाद रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन बची हुई है. हम लोग हमेशा t जो भी आएगा AT या CT वो बची हुई कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा. तो देखिए मैंने इसको समझा दिया है यहाँ पर. अब हम लोग आते हैं फॉर्मूले पर. देखिए AT बराबर है A0 माइनस KT, तो AT है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t, तो मैं इसको किसके बराबर लिख सकता हूं, A माइनस X के बराबर. A0 की कंसंट्रेशन कितनी है A, तो यहां पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, X बराबर KT. हमारे पास एक और डिराइव्ड फॉर्मूला आ गया. एक फॉर्मूला है AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT और दूसरा फॉर्मूला है X बराबर KT. आप लोग समझ पा रहे होंगे इसको. देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो फॉर्मूले आ चुके हैं. वन इज AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, अनदर इज X इज इक्वल टू KT. अब हम लोग इन दोनों फॉर्मूले के लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं. ग्राफ केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं. तो देखिए मैं पहला इक्वेशन 1 के लिए ग्राफ बनाता हूँ. इक्वेशन हमारे पास है AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT. हम लोग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जानते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c. हम लोग ग्राफ लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं AT और T के बीच में, वेयर AT इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन आफ्टर टाइम T. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो T समय के बाद बची हुई है, ध्यान देना इस पर. तो देखिए y एक्सिस पर AT है और x एक्सिस पर T है. तो देखिए y एक्सिस पर ये रहा और x एक्सिस पर है T, x एक्सिस पर है T. तो देखिए m क्या बन गया मेरे पास, माइनस के. हम लोग क्या करते हैं, टर्म्स को कंपेयर करते हैं. y एक्सिस पर AT है, ठीक है, y एक्सिस हो गया. x एक्सिस पर T है, तो T यहां पर प्रेजेंट है. दैट मीन दिस होल टर्म इज इक्वल टू mx और m किसके बराबर है, माइनस k के. इसका मतलब ग्राफ कैसा आ रहा होगा, ग्राफ आ रहा होगा इनवर्स ग्राफ, कुछ इस तरह से इनवर्स ग्राफ. c क्या है, A0 के बराबर. दैट मीन्स दिस इक्वल टू c, ठीक है. और यहां m इज इक्वल टू माइनस k.
तो ये ग्राफ है, इन ग्राफ्स पर क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोगों को ग्राफ दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताइए किस ऑर्डर का ये ग्राफ है और उस ऑर्डर का फॉर्मूला लिख दीजिए, या उस ऑर्डर की रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कितनी पावर पे डिपेंड करता है। तो आप लोगों को अगर फॉर्मूला आता है, आप लोग फॉर्मूले से यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला नंबर 2 को देखिए। फॉर्मूला नंबर 2 है x इज इक्वल टू के टी, वेयर x इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखिए ये रिएक्टेंट है A, कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। इनिशियल कंसंट्रेशन है A और आफ्टर टाइम t कंसंट्रेशन है A माइनस एक्स। इसका मतलब कि हम लोगों ने प्रोडक्ट कितना बना दिया है, x प्रोडक्ट यहां पर बन चुका है। तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम लोग यहां अगर ग्राफ खींचे हैं x और t के बीच में, तो देखिए सीधा सीधा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। m इज इक्वल टू किसके बराबर है, k के बराबर है। यहाँ m इज इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस k के बराबर है। तो इन ग्राफ से हम लोग क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम डिक्रीजेस, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम इंक्रीजेस। तो with the help of these graph we can simply conclude that concentration of reactant decreases in a reaction and concentration of product continuously increases in a reaction। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा पॉज करके देख सकते हैं। चलिए, अच्छा अभी यहां पर हम लोगों के पास एक टर्म आएगा, दैट टर्म इज हाफ लाइफ। दैट टर्म इज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या है, इसको हम लोग सिंपल टी हाफ या टी 50% से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हाफ लाइफ जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध आयु, मतलब वह टाइम जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का केवल हाफ रह जाता है। दोबारा से बोलता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मान लीजिए इनिशियली 100 है, आफ्टर टाइम टी अगर ये 50 बच जाती है तो जो आफ्टर टाइम टी है वही टी क्या बन जाएगा, वो टी हाफ बन जाएगा। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट 50% प्रोडक्ट में बदल जाता है, तो 50% ही तो बचा रह जाएगा। हम लोग कैसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो एक बार डेफिनेशन बता देता हूं, टाइम आफ्टर विच या ड्यूरिंग विच, आफ्टर विच concentration of reactant remains half of its initial amount, remains half of its initial amount। तो देखिए हम लोग इसको यहाँ पे टी हाफ से या टी 50% से डिनोट करते हैं। तो देखिए एक बार मैं आप लोगों को फिर से बताता हूं इसी रिएक्शन के बारे में, अगर वहां समझ में नहीं आया हो तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं। हमारे पास रिएक्टेंट है A, इट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। T इज इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन है मान लीजिए A0। T इज इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन क्या है, A0। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, केवल 0 होगी, क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। आफ्टर टी हाफ, आफ्टर टी हाफ क्या होगा कि 50% ऑफ रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। इसका मतलब A0 में से 50% ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो जाएगा, तो प्रोडक्ट कितना बच जाएगा, बन जाएगा A0/2। और ये जो A0 माइनस A0/2 है ये किसके बराबर है, AT के बराबर है। और ये जो प्रोडक्ट बना है, दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये किसके बराबर है, x के बराबर है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम t किसके बराबर है, x के बराबर है। तो यहां पर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, देखिए कि AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, और मान लीजिए वो जो t है वो t हाफ है, वो t हाफ है। तो AT हाफ मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या मैं कंफ्यूज नहीं करता हूं आपको, मैं यहां पे अलग से एक लाइन और लिखता हूं, आफ्टर टी हाफ
तो ए टी कितना होगा, ए टी कितना होगा, ए ज़ीरो माइनस ए ज़ीरो अपॉन टू, तो कितना बचेगा, ए ज़ीरो अपॉन टू ही तो बचेगा, ए ज़ीरो अपॉन टू बराबर ए ज़ीरो माइनस के। अब टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी हाफ। तो इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, देखिए सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा मेरे पास ए ज़ीरो माइनस ए ज़ीरो अपॉन टू इक्वल टू के टी हाफ। और ये मेरे पास मैं यहाँ लिख देता हूँ, टी हाफ विल बी इक्वल टू ए ज़ीरो अपॉन टू के। ये फॉर्मूला मुझे मिल जाता है टी हाफ का। एक बार देख लेंगे इस फॉर्मूले को, और ये तो इस वाले फॉर्मूले से मैंने टी हाफ को कैलकुलेट किया है, हम लोग इस वाले फॉर्मूले से भी टी हाफ को निकाल सकते हैं। ए टी इज इक्वल टू ए ज़ीरो माइनस के टी। तो जो ए टी है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, जिसको हम लोग ए टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, जितना रिएक्टेंट कम हुआ है वही तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। तो देखिए देखें यहाँ एक फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला मेरे पास x इज इक्वल टू के टी। तो आफ्टर टी हाफ, ये x क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, किसके बराबर है, ये ए ज़ीरो अपॉन टू के बराबर है। देख लीजिए ए ज़ीरो अपॉन टू के बराबर है, इज इक्वल टू के, और ये t क्या बन जाएगा, टी हाफ। तो सिंपली टी हाफ किसके बराबर आ गया, ए ज़ीरो अपॉन टू के बराबर आ गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए यहाँ से फॉर्मूले से हम लोग क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनता है। एक ग्राफ भी हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। देखिए हम लोग टी हाफ पे ग्राफ बना सकते हैं। देखिए यहाँ लेते हैं हम लोग टी हाफ और यहाँ लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस टी हाफ विल इंक्रीजेस। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मान लीजिए कभी रिएक्टेंट है 5 मोल पर लीटर और टी हाफ है 5 सेकेंड। अगर हम लोग कंसंट्रेशन को दुगना कर दें, 10 मोल पर लीटर कर दें, तो जो हाफ लाइफ है वो भी दुगना हो जाएगा। मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो टी हाफ भी बढ़ेगा। जिस प्रपोर्शन में कंसंट्रेशन बढ़ेगी उसी प्रपोर्शन में टी हाफ भी बढ़ेगा। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं, 3 ग्राफ आप लोगों को यहाँ मिल गए हैं और इन पर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन हाफ लाइफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में R इज इक्वल टू के है, मतलब जो यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की है वही यूनिट स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन की भी है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो के की यूनिट भी क्या हो गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड। हम लोग इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं यूनिट, हम लोग के की यूनिट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए के की यूनिट अगर हम लोग निकालें तो देखिए फॉर्मूला है हमारे पास टी हाफ इज इक्वल टू ए ज़ीरो अपॉन टू के। तो के बराबर क्या मिल गया हमको, ए ज़ीरो अपॉन टू टी हाफ। ए ज़ीरो की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड, तो ये आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट भी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट भी मोल पर लीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन बन जाता है, 1 मार्कर क्वेश्चन है कि किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में
रेट ऑफ रिएक्शन और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट सेम आती है, तो दैट ऑर्डर इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर हाफ लाइफ और फॉर्मूला ड्राइव किया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अभी इसमें एक पॉइंट और बनता है, दैट इज कंप्लीट लाइफ। तो देखिए उसको हम लोग देखते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंप्लीट लाइफ क्या है या टी कंप्लीट क्या है। देखिए दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हमको निकालना है टी कंप्लीट। और टी कंप्लीट को क्या बोल सकते हैं, टी 100%। हम लोगों के पास फॉर्मूला तो है ही, दो फॉर्मूले हैं। पहला है AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। एक फॉर्मूला तो ये है, दो फॉर्मूले हम लोग दोनों फॉर्मूले से देखते हैं टी कंप्लीट क्या आता है, जैसे हमने हाफ लाइफ देखा था सेम। तो देखिए एट टी कंप्लीट वह समय जिसमें रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। रिएक्शन कंप्लीट हो गई, इसका मतलब क्या है कि ऑल अमाउंट, होल ऑफ द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट कितना बचा, जीरो। टी कंप्लीट मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में हो गया। तो अब रिएक्टेंट का कुछ भी अमाउंट बचा हुआ नहीं है, तो AT बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए जीरो बराबर A0 माइनस KT कंप्लीट। तो हमारे पास आ जाएगा टी कंप्लीट बराबर या टी 100% बराबर A0 अपॉन K, A0 अपॉन K। अब देखिए दूसरे फॉर्मूले से देख लीजिए भलाई, दूसरा फॉर्मूला है X बराबर KT। तो एट टी कंप्लीट, अच्छा X क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना होगा, जितना इनिशियली रिएक्टेंट था वो पूरा का पूरा रिएक्टेंट किस में बदल गया है, अब प्रोडक्ट में। दैट मीन्स X इज इक्वल टू किसके बराबर है, A0 के। तो A0 बराबर KT हाफ या KT कंप्लीट। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ T कंप्लीट बराबर A0 अपॉन K। तो दोनों फॉर्मूले से आप लोगों को समझ में आ गया, टी हाफ और टी कंप्लीट दोनों निकाला है हम लोगों ने। ठीक है, एक चीज और ड्राइव कर सकते हैं आप लोग यहां से कि टी हाफ का फॉर्मूला है या टी हाफ लाइफ का फॉर्मूला है A0 अपॉन 2K और टी कंप्लीट का फॉर्मूला है A0 अपॉन K। मान लीजिए दिस इज फॉर्मूला A, दिस इज फॉर्मूला B। on comparing equation A and B, equation A and equation B, क्या मिला आपको, आपको मिला कि T complete is equal to twice of T half, या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि T 100% is equal to 2 times of T 50%। बड़ा सिंपल सी इक्वेशन हो गई। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन का हाफ लाइफ 5 सेकेंड है तो उसका कंप्लीट लाइफ कितना होगा, 10 सेकेंड होगा। सिंपल, आप लोग इस इक्वेशन से ड्राइव कर सकते हैं कि किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी कंप्लीट इज जस्ट ट्वाइस द हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्शन। तो आई होप आप लोगों को ये सारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन समझ में आया होगा। इस तरह की रिएक्शन का एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है, दैट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। तो आप लोग फॉर्मूले में एग्जाम्पल में यहाँ लिख सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया फॉलोज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस किया है और अब हम लोग, हमारे सिलेबस में दो ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
नाम से ही पता चल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, ए, दिस ए कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, ए कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। Initially, that means T is equal to 0. Its concentration is A0 and product concentration is 0. After time T, its concentration become 80. Its concentration become 80. तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या बन जाएगी? A0 माइनस 80, या इसको दूसरे टर्म में देख लीजिए कि इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज A एंड आफ्टर टाइम T द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट समवॉट डिक्रीजेज एंड सम प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। और वो प्रोडक्ट कितना बनता है? वो प्रोडक्ट बनता है, मान लीजिए x मोल। तो A में से कितने मोल निकल गए? x मोल निकल गए। दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t कितनी हो गई? A माइनस एक्स हो गई। ठीक है, इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर फॉर रिएक्टेंट A इज A, और आफ्टर टाइम t प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पाई गई x। तो रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन बची हुई है? A माइनस एक्स। और ये A माइनस एक्स किसके बराबर है? AT के बराबर है। और ये A किसके बराबर है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बराबर है। केवल सिंबल हम लोगों ने बदल दिए हैं। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1। तो सिंपल किसी की पावर 1 है तो वो वैल्यू R इज इक्वल टू K एंड इट बिकम A। सिंपल ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा देखिए हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पर मैंने A ली है सिंपल। हम लोग आफ्टर टाइम T भी ले सकते हैं, मतलब A माइनस एक्स ले सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसी रेट लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस एक्स की पावर 1। तो दैट मीन्स A माइनस एक्स ही तो बचेगा ये। तो ये तो है रेट लॉ, दिस इज रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ। और वो डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होगा? देखिए R इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर टाइम, ऐसे होगा, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? x। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम दैट मीन्स dx ओवर dt। मान लीजिए दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो ऑन कंपेयरिंग हम लोगों को फॉर्मूला ड्राइव करना है। डेरिवेशन सिलेबस में नहीं आता है, लेकिन फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए हम लोग सिलेबस में तो इस सबको कराएंगे। आप लोग सिंपल फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो देखिए हम लोग देखिए R इज इक्वल टू K A माइनस एक्स की पावर 1 है, और यहाँ पर R इज इक्वल टू dx ओवर dt है। तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ dx ओवर dt इज इक्वल टू K A माइनस एक्स की पावर 1, और किसी की पावर 1 हो तो वही आ जाती है वैल्यू। हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। dx ओवर A माइनस एक्स इज इक्वल टू K इंटू dt। ये मेरे पास एक अरेंज्ड इक्वेशन आ गई है। तो ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड हमको क्या मिलेगा? देखो dx ओवर A माइनस एक्स इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट है, अंदर मिल जाएगा dt। जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट तो अच्छे से कर लेंगे, और जो बायोलॉजी स्टूडेंट हैं वो इसकी पर्टिकुलर वैल्यू याद रखेंगे, क्योंकि एक छोटे से टॉपिक के लिए आप लोग इंटीग्रेशन चैप्टर तो पढ़ोगे नहीं पूरा का पूरा। तो देखिए dx ओवर A माइनस एक्स को इंटीग्रेट करके जो वैल्यू आती है दैट इज माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग A माइनस एक्स
इसको इंटीग्रेट करेंगे आप लोग तो वैल्यू आएगी एक्सपोनेंशियल लॉग माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग ए माइनस एक्स, और यहां आ जाएगा ये के टी प्लस सी। सी क्यों आया? क्यों? बिकॉज इट इज डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, सॉरी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट के केस में तो वैल्यू आती है, रेंज आती है T1 से T2, वो डेफिनिट रहता है। दिस इज इनडेफिनिट। तो देखिए एट t इज इक्वल टू जीरो, एट t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो पर x की वैल्यू क्या होगी? t इज इक्वल टू जीरो पर x की वैल्यू जीरो है। तो देखिए माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग a इज इक्वल टू k इंटू जीरो प्लस सी। दैट मीन्स आपके पास c की वैल्यू क्या आ गई? माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग a. This is the value for c. Now at time t, अब आफ्टर टाइम t या एट टाइम t, तो देखिए माइनस लॉग एक्सपोनेंशियल a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब यहां पे c की वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, पुट द वैल्यू ऑफ c, पुट द वैल्यू ऑफ c। तो देखिए नेगेटिव एक्सपोनेंशियल ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, और c की वैल्यू कितनी है? नेगेटिव एक्सपोनेंशियल लॉग ऑफ a। ये आपके पास वैल्यू यहाँ पर आ गई है। अब हम लोग क्या करें, इस लॉग वाली वैल्यू को एक तरफ रख लेते हैं, इस लॉग वाली वैल्यू को एक तरफ रख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग a माइनस एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल लॉग a बराबर के टी। तो इसको हम लोग और थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। देखो मैं लिख लेता हूं के टी बराबर लॉग एक्सपोनेंशियल a माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग a माइनस एक्स। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग सिंपल, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा लॉगरिथम के रूल देख लेते हैं। लॉग m माइनस लॉग n को क्या लिख सकते हैं? लॉग m ओवर लॉग n। मैं इसको लिख सकता हूं लॉग एक्सपोनेंशियल a अपॉन a माइनस एक्स। लॉग m माइनस लॉग n को हम लोग लॉग m अपॉन n की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लॉग है, देखिए इसको मैं वहां पे सॉल्व करता हूं, यहां कर लेता हूं। हमारे पास फॉर्मूला आ गया है के टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल लॉग a ओवर a माइनस एक्स। अच्छा, एक्सपोनेंशियल लॉग को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 लॉग बेस 10 a ओवर a माइनस एक्स। तो आपके पास एक फॉर्मूला तो ये बन गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। k स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, t इज टाइम, a concentration, initial concentration of reactant, a minus x the concentration of reactant after time t। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं यहां पर सिंप्लीफाइड फॉर्म। देखिए के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग a0 ओवर at। a0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। at क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन आफ्टर टाइम t। हमेशा याद रखना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो बची हुई रहती है उस पर कैलकुलेशन करते हैं, जो खर्च हो गई है उस पर कैलकुलेशन नहीं होती है। at का मतलब है रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन जो अभी बची हुई है। देखिए तो यहां से हम लोग ग्राफ वगैरह कुछ खींचेंगे, वो देखेंगे हम लोग। देखो यहां से भी हम लोग एक छोटा सा फॉर्म और निकाल सकते थे। वो छोटी फॉर्म क्या आती? देखो हम लोग यहां, जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है इधर, के टी इज इक्वल टू लॉग एक्सपोनेंशियल a एक्सपोनेंशियल लॉग a माइनस
x। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस वाले टर्म को इधर ही रखते हैं एक्सपोनेंशियल लॉग a, और इस टर्म को भेज देते हैं इधर, तो ये आ जाएगा kt प्लस लॉग एक्सपोनेंशियल a माइनस एक्स। a को मैं a0 लिख सकता हूं और a माइनस एक्स को मैं at लिख सकता हूं, या और सिंप्लीफाई करें, देखो इसको मैं लिख सकता हूं एक्सपोनेंशियल लॉग a ओवर a माइनस एक्स। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं kt इज इक्वल टू लॉग एक्सपोनेंशियल a0 ओवर at। अगर यहाँ से मुझे एक्सपोनेंशियल लॉग हटाना है तो यहाँ पर e की पावर कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा a0 ओवर at e टू दी पावर kt। ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है कि a0 ओवर at इज इक्वल टू e की पावर kt। हम लोगों को केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। इस फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला आया है at इज इक्वल टू a0 माइनस kt। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला है kt इज इक्वल टू 2.303 लॉग a0 अपॉन at। अब हम लोग इस ग्राफ पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं और इस फॉर्मूले से हम लोग ग्राफ बनाते हैं क्योंकि उन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका मैं ग्राफ बना लेता हूं। ग्राफ हम लोग ग्राफ बनाते हैं लॉग a0 ओवर at और t के बीच में, लॉग a0 ओवर at और t के बीच में। तो देखिए हम लोग पहले स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फॉर्म में इस फॉर्मूले को लिख लेंगे। तो देखिए फॉर्मूला बनेगा हमारे पास लॉग a0 ओवर at बराबर kt ओवर 2.303। दिस इज y एक्सिस और mx प्लस c। तो y एक्सिस पे तो log a0 अपॉन at आ गया, t इज द x एक्सिस, दैट मीन्स k अपॉन 2.303 बिकम्स स्लोप एंड c इज 0। देखिए y हमको पता चल गया, x है t और m क्या है, प्लस में है k ओवर 2.303 और c क्या है 0। दैट मीन्स द ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन और जिसका की स्लोप होगा m बराबर k अपॉन 2.303। दिस इज द ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन इट इज प्लॉट बिटवीन log a0 ओवर at एंड टाइम t। ये ग्राफ है इसके ऊपर। और भी ग्राफ आप लोग खुद से बना सकते हैं। इसको ओपन कर लीजिए, log a0 माइनस log at में आपसे ग्राफ पूछा जा सकता है। तो मैंने बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। आप लोग इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों ने जैसे हाफ लाइफ पढ़ा था, सेम उसी पैटर्न पर हम लोग यहाँ भी हाफ लाइफ पढ़ेंगे और कंप्लीट लाइफ भी पढ़ेंगे। तो देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ हाफ लाइफ की डेफिनेशन आप लोग जानते ही हैं, द टाइम आफ्टर विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। हम लोग इसको या तो t हाफ से दिखाएंगे या हम लोग इसको t 50% से दिखाएंगे। फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, kt इज इक्वल टू 2.303 log a0 over at। इफ
T इज इक्वल टू टी हाफ। तो देखिए A0 तो हम जानते ही हैं, AT कितना होगा, AT होगा A0 अपॉन 2। या देखिए इस तरह के क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई तरीके से कैसे कर सकते हैं, टी हाफ पूछा गया है हमसे, ठीक है। तो देखो मैं ऐसे बता देता हूं, लेट अस कंसीडर A0 इज इक्वल टू 100। तो आफ्टर हाफ लाइफ AT कितना होगा 50। बट सिंपल तरीके से बता रहा हूं हाफ लाइफ को समझने के लिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन इज 100, देन आफ्टर हाफ लाइफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम ओनली 50। तो देखिए मैं यहां लिख सकता हूं KT 50% बराबर 2.303 लॉग A0 कितना माना हमने 100, AT कितना है 50। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए तो T 50% बराबर 2.303 ओवर K, और ये आ जाएगा log 2, ये आ जाएगा log 2। log 2 की वैल्यू है 0.3010। तो आपके पास आ गया देखो T 50% बराबर 2.303 ओवर K, और log 2 की वैल्यू है 0.3010। जब आप लोग इस मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा T 50% बराबर 0.693 ओवर K। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। T half is equal to 0.693, दिस इज T 50%, 0.693 अपॉन K। अच्छा यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है ये, अगर आप लोग यूनिट ऑफ K निकालना चाहो तो देखिए K बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ 0.693 अपॉन T 50% ऑफ T टाइम की यूनिट क्या होगी नीचे सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ K कितनी है पर सेकंड। ध्यान देना जीरो ऑर्डर रिएक्शन में K की यूनिट थी मोल पर लीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पर क्या यूनिट है पर सेकंड। तो अब आप लोग जाइए उस सेक्शन में जहाँ पर हमने रेट ऑफ रिएक्शन और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस लिखा था। वहाँ मैंने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट फिक्स है मोल पर लीटर पर सेकंड, और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन में हमने लिखा था कि इट्स यूनिट इज नॉट फिक्स्ड। क्यों फिक्स नहीं है, क्योंकि इसकी यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में K की यूनिट क्या है मोल पर लीटर पर सेकंड, और रेट कांस्टेंट में इसकी यूनिट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इसकी यूनिट क्या है K की पर सेकंड। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों के। तो K की यूनिट यहां पर है पर सेकंड, और T हाफ का फॉर्मूला आपके पास आ गया 0.693 अपॉन K। इसका मतलब हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। T हाफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर मैं यहां पर ग्राफ खींचूं T हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में तो कैसा ग्राफ आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस ग्राफ इज इंपोर्टेंट, बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो आप लोगों को T हाफ समझ में आया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ऐसे हम लोग यहां पे निकालेंगे T कंप्लीट लाइफ। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं कंप्लीट लाइफ, T कंप्लीट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या हम लोग इसको लिख सकते हैं T 100%। हमारे पास फॉर्मूला KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग A0 ओवर AT। तो देखिए एट T कंप्लीट लाइफ पर जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 होगी, क्योंकि पूरा का पूरा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। तो देखिए KT कंप्लीट इज इक्वल टू 2.303 लॉग A0, और AT कितना बचा है 0। हम लोग जानते हैं 1/0 की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट। तो सिंपली कंप्लीट लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कम्स इनफाइनाइट। तो इस तरह का एक क्वेश्चन बनता है, शो दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड।
मैथमेटिकली शो दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती है। हाफ लाइफ तो निकाल सकते हैं हम लोग, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, और किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। और इस तरह की रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं रेडियो एक्टिव रिएक्शन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जापान में जब न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किए गए थे तो उनके रेडिएशन अभी भी वहां पर होते रहते हैं। तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन आर द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपके पास टी कंप्लीट आ चुका है यहाँ पर, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी कंप्लीट क्या था, ट्वाइस ऑफ टी हाफ, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब देखिए मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो टाइम वाले क्वेश्चन हैं उनको कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे रखे हैं, मैं उनको यहीं पर उनको करा देता हूँ ताकि आप लोग एक आइडिया यहाँ से ड्रॉ कर सकें। देखिए अगर मुझको निकालना है टी 75%, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी 75% मुझे निकालना है, तो हम लोग जानते हैं, देखो फॉर्मूला है के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग A0 ओवर AT। हमने मान लिया A0 इज 100, तो T 75% का मतलब क्या है कि रिएक्शन 75% इज कंप्लीटेड। रिएक्शन 75% कंप्लीट हो चुकी है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 75% किस में बदल चुका है, प्रोडक्ट में, तो बचा कितना है 25। हमेशा याद रखना है रिएक्टेंट की जो बची हुई कंसंट्रेशन है वो है 80, तो 80 कितना है यहाँ पर 25। तो देखिए T 75% इज इक्वल टू 2.303 ओवर K लॉग 100 ओवर 25। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा log 4। तो देखिए T 75% 2.303 ओवर K, मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 की पावर 2। इस 2 को मैं आगे लिख सकता हूँ, तो ये आ गया 2 इंटू 2.303 ओवर K, log 2 की वैल्यू है 0.3010। इसको मैं आगे और लिख सकता हूँ कि T 75% बराबर 2 इंटू 0.693 अपॉन K, और ये 0.693 अपॉन K किसके बराबर है, ये बराबर है T हाफ के, T 50% के। तो आपको अंतर समझ में आ रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T कंप्लीट इज ट्वाइस ऑफ T हाफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T 75% इज ट्वाइस ऑफ T हाफ। इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों की एनसीईआरटी में दे रखे हैं कि शो दैट T 90%, T 99% का रेशियो पता कर लीजिए। मैं एक बता देता हूं, देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आप लोग जब रीड करेंगे तो आपको मिलेगा T 99% और T 90% का रेशियो हमसे पूछा गया है। इसका रेशियो क्या होगा, तो बड़ा सिंपल सा है, देखो T 99% बराबर मैं लिखूंगा फॉर्मूला 2.303 ओवर K लॉग A0 की वैल्यू कितनी होगी 100, AT कितना होगा भाई, रिएक्शन 99% इज कंप्लीटेड, तो हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट 1, 100 अपॉन 1। मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लूंगा तो मुझे मिलेगा 2.303 ओवर K, और ये मिल जाएगा log 10 की पावर 2, सिंपल। ऐसे ही T 90% को अगर मैं निकालता हूं तो देखिए 2.303 ओवर K log 100 ओवर, अच्छा 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो बचा कितना है, 10। इसको सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, तो देखिए ये बन गया 2.303 ओवर K log 10। log 10 की वैल्यू कितनी है 1, तो देखो ये तो सिंपल आ गया 2.303 ओवर K, और ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 2.303 ओवर K। आप लोग इनका रेशियो निकालेंगे तो जस्ट ट्वाइस आएगा, दैट मीन्स T 99% इज ट्वाइस ऑफ T 90%। एसर्शन और रीजन में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T 99% इज ट्वाइस ऑफ T 90%, और नीचे दे दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो
तो इस तरह के क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, और ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में एक तो इनके न्यूमेरिकल हैं और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आप लोगों को इसमें कराऊंगा। तो आप लोग अच्छे से जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ड्राइव करिए, ग्राफ बनाइए, और लास्ट में चाहें तो कंपैरेटिवली अपने आप से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला एक पेज पर, और वहीं उसी पेज पर लाइन खींच के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले, टी हाफ, टी कंप्लीट, इस तरह से ग्राफ भी कंपेयर करके पढ़िए, क्योंकि ग्राफ से ही क्वेश्चन बनेगा बोर्ड क्लास में। ठीक है, तो आप लोग इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, और आप लोग इन वीडियोस को रेगुलरली बेसिस पर देखिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। अगर आपका कोई सजेशन है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।